अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल एफसीआर एकेडमी पर। नाउ हम लोगों ने कल बात किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे। हमारी जो गुफ्तगू चालू है, ये गुफ्तगू हमारी चालू है एम फेज की। किसकी चालू है? एम फेज। और हमने कहा कि एम फेज में कितनी फेज होती है? चार। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कल हमारी बात स्टार्ट हुई थी प्रोफेज पे। उसके बाद हमने बात किए थे प्रोफेज के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं उसकी बात किए थे। तो हमने कहा कि प्रोफेज में मेनली जो सबसे पहला चेंज आता है वो क्या होता है कि हमने कहा कि जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए वो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है। दूसरा, कंडेंसेशन से क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, कंडेंसेशन से क्रोमैटिन से क्रोमोसोम मींस कंडेंसर। फिर हमने कहा कि दूसरा क्या होता है, तो हमने कहा कि वहां सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की दो कॉपी होती है, वो दोनों भी एक दूसरे से कहा जाती है अपोजिट, मुखालिफ। ठीक है, एक दोनों भी अपोजिट पोल पर जाएंगी, अपोजिट खुतुब पर जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। फिर हमने कहा कि तीसरा क्या होता है, तो वहां जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटना शुरू होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो टूटना शुरू होता है, गोल्गी बॉडी वो टूटना शुरू होता है, न्यूक्लियोलस वो टूटना शुरू होता है। इस तरह से वो सारे मटेरियल गायब होने वाले शुरू होना शुरू स्टार्ट हो जाते हैं। तब हम कहते हैं कि यहाँ पर कौन सी फेज चालू है? प्रोफेज। फिर हमने कहा कि उसके बाद क्या होता है? मेटाफेज। हमने कहा कि मेटाफेज हमको कब दिखाई देती है? जब क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम डिस्पर्स रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। तो उनको एक जगह लाने का जब अमल होता है, तो उस एक जगह लाने के अमल के दौरान क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम है उसमें जो सेंट्रियोल है वो बनाती है स्पिंडल फाइबर। उस स्पिंडल फाइबर के अंदर कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल। क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। और वो माइक्रोट्यूब्यूल जाके बाइंड हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि वो क्या करेगा? उनको पुल करेगा, इस तरह से उनको वो कहा ला लेगा इक्वेटर यानी मिडल में। इसलिए इस फेज का नाम क्या हुआ है? मेटाफेज। फिर हमने कहा कि जो क्रोमोसोम होता है तो उसके अंदर सेंट्रोमियर होता है, उस सेंट्रोमियर के आजू बाजू में प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। क्या बोला जाता है इसको? काइनेटोकोर प्रोटीन। और इस काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर स्पिंडल फाइबर आगे क्या होते हैं? बाइंड होते हैं और क्रोमोसोम को वो आगे करके पुल करेंगे, खींचेंगे। फिर एक और चीज हमने कहा था कि जो सेंट्रोसोम होता है, जो सेंट्रियोल होती है, वो एक जगह पे जाके बाइंड होती है, चिपकी हुई होती है एस्ट्रल फाइबर। किसकी मदद से? एस्ट्रल फाइबर। ठीक है। तो कल हमारी यहां तक बात हुई थी ना। अब उससे बाद हम बने एनाफेज। रुखैया, साजिदा, सना, अक्सा, मरियम, किसी को डाउट है कल के लेक्चर में? कल का जो लेक्चर हुआ हमारा 11th का, वहां किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक, ग्रुप में एक मैसेज डाल दो ज्वाइन करने के लिए। दूसरा, हमने सिस्टर क्रोमैटिक है ना, सिस्टर क्रोमोसोम की बात की थी हमने क्या बोला था कि जब डबल होता है तो हमने कहा कि वहां पर क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम बन जाते हैं, है ना। ठीक ना। यहाँ पर एक चीज रह गई थी कल, ये वाली, ये हो गया था ना? अच्छा, ये बाकी था। अरे यार शिट, इसको कंप्लीट कर लेते थे कल। हाँ, ये एक चीज रह गई है ना, मेटाफेज, प्लेट वगैरह। क्या हुआ मेरा? तबीयत अच्छी है? सिस्टर मतलब बहन? हाँ, अच्छा, उसके आगे सिस्टर क्रोमैटिड, दुख्तर, डाउटर। किसका मतलब नहीं मालूम? तो बहन। हाँ, क्रोमैटिन। नहीं है ना? हाँ, मैं समझा रहा, सबर ना। हमने क्या बोला कि मेटाफेज के दौरान ये सारे अमल होते हैं। अब उसमें एक चीज याद रखिए कि जो मेटाफेज होती है उसके दौरान जो क्रोमोसोम है वो खत्ते इस्तेवा पर सज जाते हैं। यानी कल भी मैंने बोला इक्वेटर, बीच की लाइन याद आ रहा है? मैंने कहा कि ये जमीन है, ये जमीन के बीच में क्या होता है? इक्वेटर है। ठीक है, मेरे को नहीं मालूम था कि ये आगे मैंने पैराग्राफ ऐड किया हुआ है। तो ये जो इक्वेटर है इसको कहा जाता है खत्ते इस्तेवा। क्या बोला जाता है इसको? क्या बोला जाता है उसको? खत्ते इस्तेवा। तो अब क्या हो गया कि ये है पोल। पोल का मतलब क्या हो गया? ये कौन हो गया हमारे हिसाब से?
कौन हो गया ये? हमारे हिसाब से कौन हो गया ये? सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या बनाएंगे? माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स, है ना। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो फाइबर, ये क्या करेंगे? ये जाके बाइंड हो जाएंगे। किससे बाइंड हो जाएंगे? ये बाइंड हो जाएंगे सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रोमियर से। और सेंट्रोमियर से अगर बाइंड हो गए, इसका मतलब वो किससे बाइंड हो गए? किससे बाइंड हो गए? क्रोमोसोम। किससे बाइंड हो गए? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को कहां पर लेकर आ जाएंगे? इक्वेटर, यानी ये वाली शक्ल। ठीक है, तो ये कौन है? सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। और ये कौन है? सेंट्रोमियर। तो ये आगे इसने इसको पकड़ लिया और इस तरह से इनको कहां पर लेकर आ गए? इक्वेटर पे ला लिए, खत्ते इस्तिवा पर लेकर आ गए। इस तरह से उन्होंने खत्ते इस्तिवा के ऊपर उनको सजा दिया। ठीक है ना। दरअसल ये जो अमल होता है, ये हर एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड जो अपने काइनेटोकोर के जरिए एक कुतुब से और दूसरा क्रोमैटिड दूसरे कुतुब से जुड़ा होता है। अब क्या हो गया कि ये एक क्रोमैटिड, ये पूरा एक प्रोसेस है, ये दूसरा है, तो एक इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा इस साइड से जुड़ा हुआ है, इस तरह से। फिर हम ये कहते हैं कि मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम का प्लेन है, क्रोमोसोम का प्लेन मतलब उसका जो खत है वो जिस लेवल पर है उसमें वो सजा होता है, उसको कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। क्या कहा जाता है इसको? मेटाफेज प्लेट। तो ये जो सजा हुआ है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपके पास एक प्लेट है और उसके ऊपर आपने बहुत सारे फ्रूट्स को लाके अच्छे से अरेंज करा है, तो इसलिए यहां पर इसका नाम क्या बन गया? मेटाफेज प्लेट। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? मेटाफेज प्लेट। तो यहाँ याद रखना है कि ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की ये जो अरेंज है, ये अरेंजमेंट कहां पर हो रही है? इक्वेटर। ये क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है, जो खत इस्तिवा पर हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरे एक सरफेस में है, एक प्लेन में है। इस प्लेन की वजह से इसका नाम क्या बन गया? मेटाफेज प्लेट। क्या नाम बना उसको? मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज की खुसूसियत क्या क्या है? तो कल भी हमने इसकी बात किए थे कि जो मेटाफेज होती है, आप कैसा पहचानेंगे कि मेटाफेज चालू है? तो उसमें पहली जो खुसूसियत आपने देखना है वो क्या? कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या हो गए? जुड़ गए। मतलब ये दिख रहा है, ये कौन है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर। तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल यानी स्पिंडल फाइबर कहां जाके जुड़ गए? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्रोटीन से। कहां जाके जुड़ गए? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्रोटीन से। तो हम बोलेंगे कि ये फेज कौन सी है? मेटाफेज। तो मेटाफेज की पहली खुसूसियत क्या याद रखना है? कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब है स्पिंडल फाइबर, वो कहां जाके जुड़ा हुआ है? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक। दूसरा कि जो स्पिंडल है, यानी जो स्पिंडल फाइबर है, वो क्या करते हैं? इक्वेटर के ऊपर क्रोमोसोम की तरफ जाता है। यानी यहां पर क्या होता है? जो स्पिंडल है, स्पिंडल जो फाइबर है, वो क्या करता है? क्रोमोसोम को किस तरफ लेके जाता है? इक्वेटर की तरफ। किस तरफ लेकर आता है? इक्वेटर, है ना। मैंने ये कहा कि ये इक्वेटर है और ये क्रोमोसोम इस तरह से डिस्पर्स है, तो क्या करेगा? ये क्रोमोसोम को वो यहां लेकर आएगा, यानी यहां इस क्रोमोसोम को वो यहां लेकर आएगा, इस क्रोमोसोम को यहां लाएगा और इस क्रोमोसोम को यहां। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल और जो स्पिंडल फाइबर है, वो क्या कर रहे हैं? उन क्रोमोसोम को तरतीब से अरेंज कर रहे हैं। और ये तरतीब से करे कहां पर अरेंज कर रहे हैं? इक्वेटर पर। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। क्या होना चाहिए था? स्पिंडल जो है वो क्रोमोसोम को किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? इक्वेटर की तरफ ले जाता है। ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रांसलेशन में गलती होगी। और मेटाफेज प्लेट पर इस तरह से उनको क्या कर देता है? सजा देता है। किस तरह से सजाता है? इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल इसके दौरान दोनों कुतुब पोल्स की तरफ हो, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल, यानी ये जो दोनों सेंट्रियोल है, ये दोनों भी अपोजिट पोल की तरफ आ गए। तो जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनका जब अरेंजमेंट होगा, तो अरेंजमेंट ऐसा होगा कि एक यहां से निकलेगा, यानी इस एक पोल से निकलेगा, एक कुतुब से निकलेगा, एक कोने से निकलेगा, और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन से है। तो इस तरह से क्या होगा? आसानी से वो क्या कर सकते हैं? ये जो क्रोमोसोम है उनको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? सेग्रीगेट, अलहदा। याद आ रही ना हमारी बात? इससे पहले हमने पढ़े अलहदगी, सेग्रीगेशन। तो वो जो सेग्रीगेशन का काम हम वहां पढ़ रहे थे, असल में वो यहां होता है।
समझ में आया सुफियान? क्या बात समझ में आई? हमने मेंडल के लॉ में ये बात पढ़ी कि मेंडल ने ये बोला कि क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं, सेग्रीगेट, फैक्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग। तो वो जो सेग्रीगेशन की हम बात कर रहे थे वहां, उसने तो सिर्फ बोला कि यार ऐसा होता होगा, लेकिन लोगों ने उसको आज प्रूव करके बताया, साइंसदानों ने उसको प्रूव करके बताया कि हाँ ऐसा होता है। और वो अमल कैसे होता है? तो हम कहे कि वहां पर कौन काम करता है, स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर ऐसे अरेंज होते हैं कि वो आसानी से दो अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम को क्या कर सके, खींच सके। समझा? तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज। जी इमरान मियां कुछ बोलना चाह रहे थे आप? क्या सजना? सजना का मतलब क्या होता है? सजना मतलब अच्छा दिखना। तो हम कह रहे हैं कि वो जो है उसको क्या बोला जाता है, जब वो एकदम अरेंज हो जाते हैं, अरेंजमेंट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट अरेंजमेंट। मेटाफेज प्लेट पर सजना। शादी किसी में जाते हो सच के आता होगा ना भाई, तो मतलब तरतीब से जाता होगा, सारे कपड़े वगैरह पहन के अच्छे से, उसको बोलते हैं सजना। अरे हाँ रे भाई, मैं वही समझा रहा, सजने का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को बहुत तरतीब से रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। घर में मेहमान आए तो आप क्या करते, गाजर मूली ले के हाथ में लेते, खाते बैठो। आप क्या करते, उसको काटते हैं, उसको प्लेट में अच्छे से जमाते हैं और लेके जाके देते हैं। ठीक ना? है ना बेस? हम लोग हंसते मत जाओ यार, वो बेचारा इमरान एकदम अच्छा सवाल पूछता है। अच्छा नाउ एनाफेज, किसकी बात कर रहे हैं हम? एनाफेज। अब एनाफेज की अगर हम बात करते हैं तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है कि जो एनाफेज है उसके आगाज होते ही हर एक क्रोमोसोम जो मेटाफेज प्लेट पर सजा हुआ होता है एक साथ टूटता है, और ये दो दुख्तर क्रोमैटिड, डाउटर क्रोमैटिड जो मुस्तकबिल के आगे चल के क्या रहेंगे, दुख्तर मरकजे के यानी न्यूक्लियाई का दुख्तर क्रोमोसोम यानी डाउटर क्रोमोसोम होता है, और वो क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, चलना शुरू करते हैं। अब मैंने इतनी बातें क्या बोल दिया एक साथ, क्या बोला मैंने एक साथ? एक बात जो पहली हुई कि एनाफेज का जब शुरुआत हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम जो मेटाफेज प्लेट पर सजा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ये मेटाफेज प्लेट पे इस तरह से सजा हुआ है, ठीक है। और मेटाफेज पे जब ये सजा तो क्या हुआ, इधर से एक सेंट्रियोल है, इधर से दूसरा सेंट्रियोल है, और यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इसने इसको बाइंड करके रखा हुआ है इस साइड में, और इसने इसको बाइंड करके रखा हुआ है इस साइड में, अपोजिट में। अब क्या होगा, अब ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम ये टूटेगा यहां से, है ना, ये टूट गया, क्या हो गया, ये इस तरह से क्रोमोसोम क्या हो गया, टूट गया। तो जब ये क्रोमोसोम टूटेगा क्या होगा, ये एक साथ टूटेगा, तो इस टूटने की वजह से क्या हो गया, ये एक क्रोमोसोम बन गया, ये एक क्रोमोसोम बन गया, यहां बोल रहे कि ये एक क्रोमैटिड बन गया, ये दूसरा क्रोमैटिड बन गया। तो इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलेंगे, डाउटर, क्या बोलेंगे इनको, डाउटर क्रोमैटिड, या हम उनको क्या बोलेंगे, दुख्तर क्रोमैटिड। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम जब टूटा तो इससे दो क्रोमोसोम बने, इससे दो क्रोमैटिड बने। इन क्रोमैटिड के नाम यहां पर क्या रखे हुए हैं, डाउटर। क्या नाम रखे हुए इनके, डाउटर क्रोमैटिड, क्या नाम रख दिया इनका। फिर ये जो डाउटर क्रोमैटिड है इनका क्या होगा, तो ये जो डाउटर क्रोमैटिड है असल में ये मुस्तकबिल के कौन है, ये मुस्तकबिल के कौन है, न्यूक्लियस। क्या है ये मुस्तकबिल के, दुख्तर मरकजे, ये मुस्तकबिल के कौन है, डाउटर न्यूक्लियस। क्यों डाउटर न्यूक्लियस बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये जो मटेरियल, ये क्रोमोसोम मटेरियल कौन है, डीएनए, और डीएनए का हमेशा क्या होता है, रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन होती है उसकी दो कॉपी बनती है, और वो दोनों कॉपी आगे चल के एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलहदा, सेग्रीगेट। तो जब वो दो कॉपी एक दूसरे से अलहदा होगी तो वो दो कॉपी के अलहदा होने के बाद एक कॉपी को, दूसरी कॉपी को हम क्या बोलेंगे, डाउटर क्रोमैटिड, और आगे चल के ये इससे एक न्यूक्लियस बनेगा, इससे दूसरा न्यूक्लियस, इससे एक सेल बनेगा, इससे
दूसरा सेल बनने वाला है। इसलिए ये बोला जा रहा है कि ये जो टूटते हैं जिसकी वजह से दुख्तर क्रोमैटिड बनते हैं, ये मुस्तकबिल के बेसिकली कौन है? डाउटर न्यूक्लियाई। और आगे चल के ये जो दुख्तर क्रोमोसोम है, डाउटर क्रोमोसोम है, ये कहां पर चले जाएंगे? दो अपोजिट पोल, ये इस तरफ चला जाएगा, वो इस तरफ चला जाएगा। इन दो अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर निकले थे वो क्यों निकले थे? वो खींचने के लिए, पुल करने के लिए, एक दूसरे से उनको अलग करने के लिए आए थे। तो अब उन्होंने उन दोनों को क्या कर दिया? एक दूसरे से अलग। इसका मतलब वो जो रेप्लिकेशन का अमल हुआ था, क्या हुआ था रेप्लिकेशन के अमल में? कॉपी बनी थी। रेप्लिकेशन के अमल में क्या हुआ था? कॉपी बनी थी। डुप्लीकेशन का अमल हुआ था, एक कॉपी से दो कॉपी बनी थी। अब वो दो कॉपी की जरूरत है क्या? उनको क्या करना है? सेग्रीगेट करना है, अलहदा करना है। तो ये अलहदा करने का अमल कहाँ हो रहा है? एनाफेज। और सिर्फ अलहदा नहीं करना है, अलहदा करके उनको दो अलग अलग डायरेक्शन में, दो अलग अलग पोल पर, दो अलग अलग कुतुब पर, दो अलग अलग जगह पे लेकर जाना है। ये पूरा काम कहां पर होता है? और जब अलग अलग जगह पे लेकर जाना है तो ये काम कौन करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर। कौन कर रहा है? कल भी मैंने बोला था कि आपके पास कोई गाड़ी डूब रही है तो आप उसके ऊपर रस्सी डालेंगे, रस्सी डाल के उसको खींचेंगे कि खुद भी उसके साथ चल जाएंगे। इमरान खींचेंगे ना। और इधर कौन है? एस्ट्रल है, आपके दोस्त है, या आपने किसी सहारे को पकड़ के रखा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। क्या? किसने किधर खींचा? बहुत अच्छे। किसने किधर खींचा? हमने क्या बोला था? अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने बोले थे ना, ये सेल है, ये कौन है? यहाँ क्रोमैटिड है, यहाँ पर कौन है? सेंट्रियोल। यहाँ एक सेंट्रियोल, तो ये सेंट्रियोल यहाँ आ गया, ये सेंट्रियोल यहाँ आ गया। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में जो सेंट्रियोल आते हैं वो इनको क्या करते हैं? एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। हाँ, तो ये कुश्ती का मुकाबला तो नहीं है, ये फाइटिंग तो नहीं है, ये कुश्ती तो नहीं है। यहाँ तो क्या बनाना है? दो सेल, तो दोनों की ताकत बराबर। क्यों दोनों की ताकत बराबर? दोनों कॉपी है ना। अगर याद आ रहा होगा तो हमने क्या पढ़े कि जब एस सिंथेसिस फेज होता है तो उसमें क्या होता है? सेंट्रियोल की भी क्या बनती है? कॉपी। वो बात चलेगा ना? बोल भाई, तो साइंटिस्ट, इमरान साइंटिस्ट, कौन सी बात गलत है? बोल भाई, जल्दी बोल, नई रिसर्च कर देता हूँ मैं आज। सर कभी सर मतलब बिटलोड की सर कोई भी रहती थी, तो सर मतलब बिटलोड को में सर मतलब सेम रहते थे, बस सर यहाँ पे सर मतलब डुप्लीकेशन हुआ सर, मतलब डुप्लीकेट। सर अगर अपन सर बात करें मतलब सर मतलब जी सी टी, सर उधर से अपन या बात करें तो उसमें सर मतलब बदलाव आता है सर, दोनों में सर की दोनों की कुव्वत तो सेम रहेगी। हाँ, बहुत अच्छी सर पूछा जाए इमरान। अब मेरे को ये बताओ, वहां पर बदलाव क्यों आया था? वहां पर तब्दीली क्यों आई थी? वहां म्यूटेशन हुआ था, यहाँ म्यूटेशन हुआ क्या? तो म्यूटेशन होगा तो तब्दीली आएगी, यहाँ म्यूटेशन हुआ क्या? तो तब्दीली का सवाल। समझा? अच्छा सवाल है, और अच्छा रिलेट अच्छा करे, बहुत अच्छा करे तुमने कि उसको इस लेवल पे जाके सोचे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। उसको ऐसा मत सोचे कि ऐसा होता होगा, ऐसा सोचे कि अगर ऐसा हुआ तो। समझा? सही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो। समझे? अगर म्यूटेशन हुई तो कंडीशन होगी, लेकिन म्यूटेशन नहीं हुई तो नहीं होगा। और सर मैंने वही बोला बार बार कि म्यूटेशन हमेशा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर म्यूटेशन होता है तब तब्दीली आती है। समझे ना? इसमें हर एक क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट से दूर होता है। हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कुतुब की जानिब होता है। अब देखो बात को समझो कि हर एक क्रोमोसोम जो है वो किस तरफ जा रहा है? इक्वेटर से दूर, है ना? ये खत इस्तेमाल, उससे ये क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। दूसरा कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, यानी इसका सेंट्रोमियर ये है, इसका सेंट्रोमियर ये है, इसका सेंट्रोमियर ये है, इसका सेंट्रोमियर ये है। तो सेंट्रोमियर किस डायरेक्शन में? सेंट्रोमियर किस डायरेक्शन में है? कुतुब।
यानी इस पोल की डायरेक्शन में, यानी सेंट्रोमियर जो है वो सेंट्रियोल की तरफ है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जब ये सेपरेशन होता है, ये अलग होते हैं, तो धीरे धीरे अब वो इक्वेटोरियल से दूर जाने लगे हुए, और जो उनका सेंट्रोमियर है उसकी डायरेक्शन की तरफ होती है पोल की तरफ। इसका मतलब इससे क्या बात समझ में आती है? इससे ये बात समझ में आ रही है कि वो दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर जबकि क्रोमोसोम का जो बाजू होते हैं, यानी क्रोमोसोम के जो आर्म होते हैं, ये जो आर्म है क्रोमोसोम के आर्म, ये आर्म किस तरफ होते हैं? आर्म इसके किस तरफ होते हैं? दूसरी जानिब। दूसरी जानिब मतलब पोल के अपोजिट। इसके अपोजिट, पोल के अपोजिट। तो याद रखना है कि क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, तो वो इक्वेटर से अलग अलग जाएंगे। लेकिन इसका जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की पोजीशन या जो सेंट्रोमियर का डायरेक्शन या सेंट्रोमियर का चेहरा या सेंट्रोमियर का जो फेस है वो किधर होगा? पोल। और जो क्रोमेटिड है वो उसके अपोजिट, उसके मुखालिफ में रहेगा। नाउ अब एक और बात समझाता हूं मैं आपको। आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था क्रोमोसोम के टाइप, क्रोमोसोम के टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने। हमने कहा था कि क्रोमोसोम के कितने टाइप होते हैं? 4। कौन कौन से? मेटा सेंट्रिक, दूसरा सब मेटा सेंट्रिक, तीसरा एक्रो सेंट्रिक, और लास्ट क्या पढ़े थे हमने? क्या पढ़े थे? टीलोसेंट्रिक। याद आ रहा है क्या? भूल गए? हमने पढ़ा था ना क्रोमोसोम के टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो हमने कहा कि यहाँ बेसिकली कितने टाइप होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक, और चौथा टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कब बोलते हैं? जब सेंट्रोमियर कहां पर हो? दरमियान में, बीच में। सब मेटासेंट्रिक कब बोलते हैं? जब वो बीच से थोड़ा दूर चला जाए। और जब वो ईंट से थोड़ा करीब हो तो हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, और जब वो ईंट पर हो, आखिरी सिरे पर हो, तो हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। अब मेरे को ये बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम ऐसा है जिसके दोनों भी हिस्से बराबर है, तो जब आप इसको खींचेंगे तो इसका शेप कैसा बनेगा? अब एक क्रोमोसोम ऐसा है जिसका एक आर्म छोटा एक आर्म बड़ा है, तो इसका शेप कैसा बनेगा? ऐसा। तीसरा, जहां पर जो शेप यहां पर इस तरह से, इसका जो शेप है यहां पर ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। जब इसको पुल करेंगे तो पुल करते हुए ये शेप इस तरह से, और जो टीलोसेंट्रिक है वो यहां पर है, तो जब इसको पुल करेंगे तो उसका शेप इस तरह से, यानी खींच कहां से रहे? इस डायरेक्शन। तो बीच में देखेंगे ना, तो सेंट्रोमियर कहां पर है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से पकड़कर आप उसको खींचेंगे तो खींचते वक्त क्या होगे? जो क्रोमेटिड है वो क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे? सेंट्रोमियर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर वो दोनों बराबर है तो शेप ऐसा रहेगा, एक छोटा एक बड़ा है तो शेप ऐसा रहेगा, एक और छोटा है तो उसका शेप ऐसा रहेगा, और जो नहीं है तो उसका शेप। तो बेसिकली ये जो शेप चेंज हो रहे हैं, इन शेप के बेसिस पे उनको नाम दिए गए। और ये जो शेप है, ये शेप, ये शक्ल हमको कौन सी फेज में दिखाई देगी? एनाफेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस शेप को देखो, यानी जो मेटा फेज में जो क्रोमोसोम शिफ्ट होता है तो उसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा? वी। दूसरा, जो आपके पास सब मेटासेंट्रिक है, इसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा? जे। और ये जो शेप है ये कैसा बनेगा? एल। और लास्ट जो शेप है वो कैसा बनेगा? आई। कैसा शेप बनेगा? आई। क्यों आई बोल रहे? क्योंकि उसके पास सिर्फ सेंट्रोमियर क्या है? एंड पर है। तो जब इसको खींचेगा तो ये शेप कैसा दिखाई देगा? लाइक ऐसा आई। तो बेसिक याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में इस पे बात होती है कि एनाफेज के दौरान जब क्रोमोसोम को दो अपोजिट पोल में खींचा जाता है, उस वक्त एनाफेज के दौरान मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम का शेप कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन में रहेगा वी, जे, एल, आई। तो याद रखना क्या रहेगा? वी। क्यों वी? क्योंकि उसके दोनों जो आर्म है वो एक साइज के। जे कब दिखाई देगा?
जब एक आर्म बहुत बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा। एल कब दिखाई देगा? जब एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा। और तीसरा, जब एक आर्म गायब है। फोर्थ, जब एक आर्म पूरी तरह से क्या है? गायब है, तब क्या रहेगा? आई शेप। तो इस तरह से याद रखना है कि एनाफेज के दौरान हमको जो क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर कुछ शेप भी दिखाई देते हैं। तो एग्जाम में कभी कभार ये पूछा जाता है कि जो VMJ-I शेप है क्रोमोसोम के, ये कौन सी वाली फेज में दिखाई देते हैं? एम फेज, प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज। कौन सी फेज में? एनाफेज। याद रहेगा, हमने हमेशा सीक्वेंस से पढ़ा रहता है और हमारी आदत भी होती है और ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि वो चीजों को सीक्वेंस से याद रखना है, लेकिन सीक्वेंस को उल्टा पुल्टा कर कर भी समझना जरूरी है। अगर आपको गलती से किसी ने टीलोफेज बोल दिया और बोला कि चलो ये बताओ ये क्या होती है, तो उस वक्त भी आपको याद रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि शुरुआत कहां से हो? प्रोफेज से। नाउ लास्ट, कि जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं सेंट्रोमियर का टूटना और क्रोमैटिड का अलग होना। कि यहाँ पर क्या हुआ? सेंट्रोमियर एक दूसरे से क्या हो गए? टूट गए। टूटने की वजह से क्रोमैटिड भी क्या हो गए? अलग। और दूसरा काम क्या होता है? क्रोमैटिड क्या होते हैं? अपोजिट पोल की तरफ क्या करना शुरू करते हैं? जाना शुरू करते हैं। तब हम उस फेज को क्या बोलेंगे? एनाफेज। क्या बोलेंगे उस फेज को? ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट आपने याद रखना है। प्रोफेज कब बोलेंगे, मेटाफेज कब बोलेंगे, एनाफेज कब बोलेंगे और टीलोफेज कब बोलेंगे, इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है और याद रखना है। नाउ लास्ट फेज, चौथी फेज है एम फेज की, सॉरी एम फेज की लास्ट फेज है, जिसको हम क्या कहते हैं? टीलोफेज। ठीक है ना। हमने क्या बोला था? हमने कहा था कि जो कैरियोकाइनेसिस है ना, साइटोकाइनेसिस, कैरोकाइनेसिस, याद आ रहा है? तो हमने कहा कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस के डिवीजन के अमल को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस ना। अब जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी आखिरी स्टेज, कैरियोकाइनेसिस की कौन सी है? आखिरी स्टेज। कौन सी आखिरी स्टेज है? उसको नाम दिया जाता है टीलोफेज। अब इसकी जब शुरुआत होती है तो शुरुआत कैसी होती है? तो इसकी शुरुआत में क्या होता है? जो क्रोमोसोम है जो कहां पर आ गए थे? कुतुब पर। उसका जब पुल किए तो कहां आ गए? कुतुब पर। तो अब वो आने के बाद क्या हो जाएंगे? डीकंडेंस। क्या हो जाएंगे वो? डीकंडेंस। डीकंडेंस होना मतलब कंडेंसेशन में क्या हुआ था? हाँ, वो धागे से क्या बन गए थे? क्रोमोसोम। क्रोमैटिन से क्या बने थे? क्रोमैटिन। अब यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, क्रोमैटिड से क्रोमैटिन। अब दोबारा वो कौन सी शक्ल में आ जाएंगे? धागे की शक्ल में। और अपनी इंफरादियत वो क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। अब इस तरह से वो इंडिविजुअल रहेंगे क्या? नहीं, अब वो बन जाएंगे डिस्पर्स, बिखरा हुआ डीएनए। फिर इंफरादी क्रोमोसोम बहुत ज्यादा देर तक नहीं दिखाई देता। इस तरह से क्या होगा कि जो इंफरादी यानी अलग अलग जो क्रोमोसोम हमको दिखाई दे रहे थे, इतने 3 4 5 6 अलग अलग, वो सब हमको दिखाई नहीं देते। और फिर जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसका हर जोड़ा दोनों पोल में से किसी एक पोल पर क्या होना शुरू हो जाता है? मुश्तमा होना शुरू होता है। यानी वो जो डीएनए, वो जो क्रोमोसोम थे, अब वो एक अलग अलग पोल पर क्या हो गए? जमा होना शुरू हो गए, वहां पर वो बिखरना शुरू हो गए। अब इस स्टेज के अंदर हमको जो मंदरजा ज़ैर कुछ खूबियां दिखाई देती है। मतलब क्या हो गया कि ये जो जगह है यहाँ पर वो इस शक्ल में आए थे, अब इस शक्ल को छोड़कर वो इस शक्ल में आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गए बिखरना। और ये बिखर कर कहां पर आ गए? एक अपोजिट पोल पे। तो ये एक जगह आके जमा हो गया, ये दूसरी जगह जाके जमा हो गए। तो एक तरफ क्या हो गया कि पहले तो वो क्या हो गया? बिखर गया। बिखर गया मतलब क्रोमोजेन, ये सॉरी क्रोमोसोम, या हम दूसरे वर्ड में क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड शक्ल से अब वो किस शक्ल में आ गए? क्रोमैटिड, धागे की शक्ल में। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो क्या हो गया? दोबारा बिखर गया। और बिखर कर कहां पर आके जमा हो गया? पोल पर। पोल पर, अपोजिट जगह पर। नाउ यहां पर कौन कौन सी स्टेज इंपॉर्टेंट है? तो पहली स्टेज है क्रोमोसोम दो मुखालिफ कुतुब पर जमा हो जाते हैं, यानी ये दो अलग जगह पर आ गए।
फिर इसी तरह से वो क्या करते हैं, अपनी इंफरादियत या अपनी जो पहचान है उसको वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। रेड ब्लू जो आपको कलर दिखाई दे रहे थे अलग अलग पहचान, अब वो सब क्या होगी, खत्म। यानी वहां पर अब ये नहीं रहेगा क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, वो सब डिस्पर्स हो गया। वो सब कैसे दिखाई देंगे, धागे की तरह। ठीक ना। क्रोमोसोम के जो गुच्छे हैं जिसको क्या बोला जाता है, क्लस्टर। क्रोमोसोम के गुच्छे यानी सो जाता है क्लस्टर, उनकी तरफ क्या होगा, चारों तरफ इन्वॉल्व का बनना। इन्वॉल्व का बनने का मतलब क्या है कि जो डीएनए था वो डीएनए बन गया, बिखर गया। अब उसके आजू बाजू क्या बनना शुरू हो गई, न्यूक्लियर इन्वॉल्व। क्या बनना शुरू हो गया, न्यूक्लियर इन्वॉल्व। और अगर आपको याद होगा तो प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर इन्वॉल्व पूरी क्या हुई थी, टूट गई थी। तो इसका मतलब न्यूक्लियर इन्वॉल्व दोबारा बनने लग गई। फिर दोबारा बनने के साथ साथ क्या होगा, हर पोल पर दो क्या बनना शुरू हो जाएंगे, डाउटर न्यूक्लियाई। यानी एक न्यूक्लियाई यहां पर आ जाएगा, दूसरा न्यूक्लियाई यहां पर। तो दो अलग अलग पोल पर क्या बन गए, दो न्यूक्लियस। फिर आगे क्या होगा, कौन कौन अपीयर होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से क्या होना शुरू हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से अब क्या हो गया कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन गया, इसके आजू बाजू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सब आ गए। यानी जैसा पहले सेल था वैसा ही सेल। फर्क कितना है, वो एक था, ये दो हो गए। लेकिन ये दो न्यूक्लियस कैसे है कि इनका एक ही पूरा साइटोप्लाज्म है और एक साइड में कौन है, एक न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस। वैसे ही दूसरे पोल पर भी वो सारी चीजें हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, एक सेल से दो सेल बनने के प्रोसेस में कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस हो गया। कंप्लीट न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिवीजन। एक न्यूक्लियस से कितने बन गए, दो। तो हमने कहा कि एम फेज में क्या होता है, पहले होता है कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लिख लो ना फिर तुम्हारे पास। हाँ, पहले पूरी जगह खाली कर दे, फिर वो पूरा लेके जाते। अब जब हो गया तो फिर लो, अब इस बात को समझ लो। अब पूरा प्रोसेस कौन सा हो गया, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के होने के बाद कौन सा अमल होता है, साइटोकाइनेसिस, या जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन या मगज़े माया का टूटना। तो अब ये पूरा एक सेल था पहले, अब इस एक सेल से क्या बन गए, दो सेल। इसका मतलब यहां पर इस तरह से पहले क्या रहा होगा, पूरा साइटोप्लाज्म है ना। और ये साइटोप्लाज्म को इस तरह से डिवाइड कर लिया, तो ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया। बात समझ में आई। तो यहां पर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस। मगज़े माया की तकसीम या साइटोप्लाज्म की तकसीम, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक ना। अब इस दौरान में क्या होगा, साइटोप्लाज्म के डिवीजन में माइटोसिस ना सिर्फ नक्शेशुदा क्रोमोसोम यानी नक्शेशुदा यानी रेप्लिकेटेड या डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को खलिया के दुख्तर मरकजा, खलिए के दुख्तर मरकजा मतलब डाउटर न्यूक्लियाई में अलग करता है। यानी सिर्फ उनको दो जो डीएनए रेप्लिकेट हुए थे उनको सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं लेके जाएगा, बल्कि उससे आगे क्या करता है, बल्कि खुद ही अपने आप को क्या करता है, साइटोप्लाज्म की अलहदगी से दो दुख्तर खलियों में भी क्या कर देता है, तकसीम कर देता है। इस तरह से पहले दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर दो न्यूक्लियस से दो सेल बनेंगे, और इस अमल को क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस के अमल के अंदर पहले अमल क्या होगा,
कैरियोकाइनेसिस, फिर उसके बाद कौन सा अमल होगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा इमरान, दो रेप्लिकेटेड, दो डुप्लीकेटेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल वो अलग होंगे, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से दो न्यूक्लियस बनेंगे। नाउ जिसके खत्म होते ही सेल डिवीजन पूरा होगा, यानी ये जो अमल हुआ साइटोप्लाज्म के डिवीजन का, ये पूरा अमल होने के बाद हम बोलेंगे कि क्या हुआ, सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, इसलिए अगर आपको याद होगा तो हमने जब एम फेज की बात की है तो हमने बोला कि एक प्रोसेस के खत्म होना और दूसरे की शुरुआत होना, इस अमल को हम क्या कहते हैं, एम फेज। याद आ रहा है। नाउ हैवानात के खलियों की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर दो तरह से कि हमारे पास जो खलिए है, खलिए दो तरह के, एक वो है जो किसमें मौजूद होता है, हैवानात, और दूसरा जो होता है वो कहाँ होता है, नबातात। अगर हैवानात की बात अगर आपको याद होगी और नबातात के मामले में जब हमने खलिया पढ़ा था उस वक्त पढ़ा था कि हैवानात के पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, खलवी झिल्ली। क्या होती है सिर्फ खलवी झिल्ली। फिर दूसरा हमने नबातात के मामले में जब बात की तो हमने कहा था कि इनके पास क्या होती है, इनके पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, खलवी झिल्ली, और इसी के साथ दूसरी एक और लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्या कहते हैं हम उसको, खलवी दीवार। अब इसका मतलब ये है कि जब नबातात का खलिया बनेगा उसमें कुछ प्रोसेस अलग रहेगा और हैवानात का जब बनेगा उसमें थोड़ा प्रोसेस अलग रहेगा। तो अब उसी प्रोसेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसको यहाँ समझना जरूरी है। क्या कि हैवानात के खलिए में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बनता है, फरो। फरो का मतलब क्या होता है, फरो का मतलब होता है गड्ढा बनना, होल बनना, धीरे धीरे वो जो है वो अंदर अंदर जाना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे अंदर जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है, ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर जाएगी यहां से यानी इस तरह से। तो ये जैसा जैसा अंदर जाएगी तो इस अमल को कहा जाता है फरो। इस अमल को क्या कहा जाता है, फरो फॉर्मेशन। तो फरो बनने के जरिए ये क्या होता है, अमल होता है। फरो का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर जाना। फरो में क्या हो रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, इसको बोला जाता है फरो। ना ये जो फरो है ये धीरे धीरे और गहरा होता जाता है, यानी बाहर से जब ये शुरू होगा तो धीरे धीरे ये और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर 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 जाता रहेगा। आखिर में जाकर क्या होगा, आखिर में मरकज में एक दूसरे से मिलकर सेल साइटोप्लाज्म को क्या कर देगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, इस तरह से ये दोनों भी मिल जाएंगे। इस तरह से एक सेल ये बन गया और ये दूसरा सेल। तो यहां पर दो सेल बनाने का जो अमल है उसमें साइटोप्लाज्म की जो तकसीम है, अहमद, साइटोप्लाज्म की जो तकसीम है वो कौन से अमल के जरिए होती है, फरो फॉर्मेशन। किसके जरिए होती है, फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन के अंदर क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो धीरे 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 अंदर की तरफ जाती है और आखिर में जाके वो दीवारें एक दूसरे से क्या हो जाएगी, चिटक जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ज्वाइन हो जाएगी और फिर एक सेल उधर, इस तरह से दो सेल बनेगा। तो हैवानात के अंदर मेनली याद रखना है कि इस अमल को कहा जाएगा फरो, फरो फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, फरो फॉर्मेशन। याद रहेगा। नो फिर नबातात में कैसा होगा, नबातात में तो क्या होती है, सेल दीवार होती है, खलवी दीवार होती है। तो अब ये खलवी दीवार, इसका मतलब ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग हो गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने के बाद क्या बनना चाहिए, यहाँ पर सेल वॉल। क्या बनना चाहिए, खलवी दीवार। ना अब यह याद रखो, ठीक है ना। पौधों के अंदर क्या होता है, तो पौधों के जो खलिए हैं वो सख्त सेल वॉल से घिरे होते हैं, इसलिए इसमें एक अलग तरीकेकार के जरिए साइटोकाइनेसिस होता है ना। ये जो पौधे होते हैं इनके आजू बाजू क्या होती है, सेल वॉल।
अब जब ये डिवाइड होना है तो डिवाइड होने के लिए इनके लिए एक अलग तरह का प्रोसेस होगा। उसमें क्या होगा कि जो नबाती खलिए है उसमें दीवार का बनना खलिए के मरकज से शुरू होता है और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़कर वो कहाँ आता है, किनारे वाली दीवारों पर यानी लेटरल वॉल तक आता है। वहां पर याद रखिए एनिमल में हमने बोला कि जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो बाहर से अंदर, प्लांट की केस में ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, अंदर से बाहर। कहां से स्टार्ट हुआ, वो मरकजे से, सेंटर से, और सेंटर से धीरे धीरे दीवार इधर बनेगी। इसलिए हमने कहा कि ये फरो है और यहां पर जो है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है कि ये वेसिकल है यानी ये थैलिया है, ये यहां लाके धीरे धीरे इस तरह से ऐड कर दी जाएगी, इस तरह से दिख रहा है यहां। फिर आखिर में ये पूरी दीवार कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर और एनिमल की केस में क्या है, तो एनिमल की केस में क्या बनता है, फरो का फॉर्मेशन, जबकि नबाताती खलियों के अंदर क्या होता है, सेंटर से, मरकजे से, बीच में से धीरे 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 क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेल। क्या होता है यहां पर, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, और इस तरह से वो आजू बाजू लेटरल दीवारों तक बढ़ता है। तो सिंपल प्रीकर्सर के बनने के साथ साथ नए खलवी दीवार का बनना क्या होता है, शुरू होता है, जिसको कहा जाता है खलवी प्लेट। इसका मतलब है यहां पर ये जो अमल होता है इसको बोला जाएगा खलवी प्लेट का बनना। क्या बोला जाएगा, खलवी प्लेट का बनना, या हम क्या बोलेंगे उसको, सेल वॉल फॉर्मेशन। इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन। और ये सेल वॉल का फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम सेंटर टू लैटरल साइड, फ्रॉम सेंटर टू लैटरल साइड, बीच में से स्टार्ट होगा और आजू बाजू जाएगा। उसको आजू बाजू को क्या बोला जाता है, लैटरल साइड। ठीक है ना। जो दो मुत्तसिल खलिए की दीवार की क्या होता है, दरमियान होता है, उसको कहा जाता है मिडल लैमेला। किसको जाहिर करता है वो, मिडल लैमेला। प्लाज्मिक डिवीजन या प्लाज्मा डिवीजन के वक्त अजूचे यानी ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनका क्या हो जाता है, बंटवारा होता है, और दो दुख्तर खलियों के दरमियान वो क्या हो जाता है, शेयर। यानी यहाँ पर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगे, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ये सब जो हमने पहले बात की कि वो बन जाते हैं। तो बनने के बाद फिर क्या होगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, गोल्गी बॉडी बनेगी, न्यूक्लियस बनेगा। लेकिन यहाँ पर बंटवारा होगा, किसका बंटवारा होगा, यहाँ बंटवारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ बंटवारा होगा प्लास्टिड। बंटवारा होना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दो डाई, हाउ, ठीक है। इस तरह से वो एक दूसरे के साथ आजू बाजू क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ जानदारों में सिर्फ साइटोकाइनेसिस होता है, कुछ जानदारों में सिर्फ क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, पर कैरियोकाइनेसिस नहीं होता। क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या होता है, कसीर मरकजा हालत। क्या होता है, कसीर मरकजा हालत, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पैदा होती है जो सिंसीटियम की तश्कील करता है। यहां पर उल्टा हो गया, क्या हो गया, कुछ जानदारों में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो यहाँ क्या लिखा होना चाहिए था, यहाँ लिखा होना चाहिए था कैरियोकाइनेसिस, कि कुछ जानदारों में सिर्फ क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, और वहां पर क्या नहीं होता, वहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। और ऐसा ही होगा तभी जाके क्या होगा, कसीर मरकजा और एक साइटोप्लाज्म। ऐसी कंडीशन उसी वक्त आएंगी जब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप लोग अपनी बुक में याद से करेक्ट कर लेना कि जो कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, लेकिन साइटोकाइनेसिस का अमल वहां पर नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा, एक से ज्यादा मरकजे बनेंगे। क्या बन जाएंगे, एक से ज्यादा मरकजा, और एक से ज्यादा मरकजा बनेगा और साइटोप्लाज्म में एक ही रहेगा। उस वक्त उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिंसीटियम। इसकी मिसाल कौन है, नारियल।
नारियल में जो रकीक है उसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। आप जो नारियल पानी बोलते हैं ना, वो नारियल पानी बेसिकली क्या है, वो पानी जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप पी लेते हैं, वो पानी नहीं है, वो न्यूक्लियस है। वो क्या है, न्यूक्लियस, लिक्विड फॉर्म में। अब ये कैसा होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, क्यों हुआ सर, ये सब हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ आप याद रखो, अभी जाते जाते पानी पियो, और वो पानी पीने के बाद उसका मजा लो तो तुमको समझ में आएगा कि अरे ये तो न्यूक्लियस है, और आज वो दुकान वाले को बोलो भैया ये न्यूक्लियस है। समझे? क्यों? पागल नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे अरे यार ये जो साइंटिस्ट दिख रहा है। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह। नहीं बेटा, ये इंडोमेटेरियम अलग है, अक्सा। इंडोमेटेरियम ह्यूमन वाला पार्ट है, इंडोस्पर्म पार्ट अलग है। इंडोस्पर्म प्लांट्स में होता है। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाँ, एक और चीज गर्ल्स, ऑनलाइन वाले रुक जाओ कि कल मेरा लेक्चर नहीं रहेगा, लेकिन कल सुबह 7:30 से 8:30 फिजिक्स का लेक्चर रहेगा। सुबह 7:30 से 8:30 फिजिक्स का रहेगा। परसों फिर मेरा लेक्चर रहेगा सेम 7:30 से 8:30, और कल मेरा टेस्ट रहेगा। टेस्ट कल रहेगा दोपहर में 2 बजे। भाई कल सिर्फ एक ही क्लास है, सुबह में आना है, और टेस्ट का पेपर तो मैं वैसे भी ऑनलाइन डालता हूँ, तो आपने घर पे बैठ के कर देना है, और फिर उसके बाद मेरे को रिजल्ट भेजना है। ठीक, हाँ, फिर बाद में मैं क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा, आपने घर पे उसको अपने मोबाइल पे स्टडी कर लेना, देख लेना। ठीक है, कल आपको समझ में आ जाएगा कैसा काम होने वाला है कल का।